डॉक्टर रजनी सिंह, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज के व्याख्यान का विषय अकबर की राजपूत नीति है। (1556) में हुमायूं के बाद अकबर मुगल सम्राट बना। अकबर अत्यंत योग्य, दूरदर्शी और सूझबूझ वाला व्यक्ति था। राजगद्दी पर आसीन होते ही उसने यह समझ लिया था कि यदि भारत में मुगल शासन को स्थिरता प्रदान करना है तो राजपूतों से सहयोग लेना आवश्यक है। उसके पहले के शासकों ने राजपूतों से लंबे समय तक युद्ध किए, लेकिन वे राजस्थान पर अधिकार करने में असफल रहे। राजपूतों के साथ इस संघर्ष में शासकों की अपरिमित जन और धन की हानि हुई। अतः अकबर ने ऐसी राजपूत नीति का विकास किया जिससे वह उनका सहयोग प्राप्त कर सके और एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना कर सके। उसकी यह नीति मित्रता और उदारता पर आधारित थी। उसके द्वारा राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाने के अनेक कारण थे। सर्वप्रथम अकबर भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसने यह महसूस किया कि उसके पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों ने राजपूतों से युद्ध किया, लेकिन साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सके। उसने युद्ध नीति के स्थान पर राजपूतों को अपना मित्र बनाकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहा। उसका दूसरा कारण, राज्य गद्दी पर बैठने के समय से ही अकबर को यह अनुभव हुआ कि उसके संबंधियों और विदेशी सैनिकों पर निर्भर रहकर विशाल साम्राज्य की स्थापना करना बहुत ही कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में उसने राजपूतों का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझा। तीसरा कारण, अकबर को राजपूतों के जाति गुणों ने बहुत प्रभावित किया। राजपूत वीर, साहसी योद्धा, वचन के पक्के, स्वामी भक्त होते थे। ऐसे राजपूतों का उपयोग अकबर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए करना चाहता था। चौथा कारण, अकबर मुगल साम्राज्य के विदेशी स्वरूप को समाप्त करके उसे स्वदेशी स्वरूप देना चाहता था। इसलिए उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझा। पांचवा कारण, राजस्थान दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का प्रदेश है। दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने का मार्ग राजस्थान से होकर था। राजस्थान में अनेक वीर राजपूत शासक शासन करते थे। अतः मुगल गुजरात और मालवा से तभी संबंध रख सकते थे जबकि राजपूताना के शासकों पर या तो अधिकार हो अथवा उनसे मधुर संबंध हो। अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाने का एक कारण यह भी था कि वह मुगल अमीरों की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना चाहता था। राजपूतों की सहायता प्राप्त होने से वह मुगल अमीरों की सहायता पर निर्भर नहीं रहा। इसके अतिरिक्त अकबर के कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे जिन्होंने उसे राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका जन्म अमरकोट के किले में हुआ और वहाँ उसका बचपन बीता। इसके अलावा राजपूतों ने उसे आश्रय दिया। अतः अकबर राजपूतों के प्रति कृतज्ञ था। उसकी शिक्षा भी उदारता एवं सहिष्णुता की मिली थी, जिसने उसकी नीति को प्रभावित किया। राजपूत राज्यों से अकबर ने 3 प्रकार से नीतियों का पालन किया। पहली नीति के तहत वे राजपूत राज्य थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसे राजपूत राज्यों के साथ अकबर ने मैत्रीपूर्ण समझौते किए और शासन में उन्हें उच्च पद प्रदान किया, जैसे भगवान दास, मान सिंह आदि। दूसरे प्रकार में वे राज्य थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः अकबर ने उन्हें परास्त कर दिया, परंतु उनके द्वारा अधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर ने उनकी मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। ये राज्य आंतरिक मामले में स्वतंत्र थे। तीसरे प्रकार के वे राज्य थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे राज्यों के साथ अकबर निरंतर संघर्ष करता रहा। मेवाड़ के राणा उदय सिंह, उनके पुत्र राणा प्रताप और उनके पुत्र राणा अमर सिंह का संघर्ष प्रमुख है।
जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजपूत नीति को क्रियान्वित करने के लिए अकबर ने अनेक कार्य किए। अकबर ने राजपूत राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनसे मधुर संबंध बनाए। अकबर ने आमेर, जैसलमेर व बीकानेर राज्यों की राजकुमारी से विवाह किए और अपने पुत्र सलीम का विवाह जोधपुर की राजकुमारी मानवती से किया। अकबर ने अनेक राजपूत राजाओं के पास मित्रता एवं वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव भेजा, जिसमें बूंदी बांसवाड़ा के राजा प्रमुख थे, जिन्होंने अकबर के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अतः राजपूत राजाओं के विरुद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा, किंतु उसने राजपूत राजाओं को उनके राज्य लौटाकर अभयदान दिया, परंतु ये राज्य मुगल साम्राज्य की अधीनता में रखे गए। अकबर ने राजपूतों को विभिन्न उच्च पदों पर भी नियुक्त किया, जैसे भारमल, भगवान दास, मानसिंह प्रमुख थे। इतना ही नहीं, अकबर के राजधानी से बाहर जाने पर राजा भारमल ही प्रशासनिक कार्यों को देखते थे। अकबर अत्यंत कूटनीतिक शासक था। उसने राजपूतों की शक्ति का राजपूतों के विरुद्ध ही प्रयोग किया। उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप एवं राणा अमर सिंह के विरुद्ध राजा मान सिंह को युद्ध के लिए भेजा। इसी प्रकार राजपूतों ने रणथंभौर, मेवाड़, मारवाड़ जैसे राजपूत राज्यों पर भी अधिकार करने में मुगलों की सहायता की। अकबर ने जिन राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इन रानियों के लिए राजभवनों में पूजा पाठ की व्यवस्था की। इसी प्रकार जो राजपूत उसके दरबार में रहते थे, उन्हें भी अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। अकबर ने 1563 में हिंदू यात्रियों पर लगा धार्मिक कर हटा दिया। साथ ही 1564 में जजिया कर लेना बंद कर दिया। इसके साथ हिंदू और राजपूतों पर लगे दूसरे कर भी हटा दिए। अकबर के इस राजपूत नीति के कुछ परिणाम हुए। सबसे पहले मुगल सत्ता का विस्तार हुआ। अकबर ने राजपूतों के साथ मिलकर न केवल अफगानों को अपितु गुजरात, कश्मीर, दक्षिण भारत के शासकों के अलावा राजपूतों के विरुद्ध भी युद्ध किया। इससे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, जिससे भारत का विकास हुआ। नवीन संस्कृति का भी जन्म हुआ। मुगल साम्राज्य में राजपूतों ने जो सहयोग दिया, उससे हिंदू मुस्लिम संस्कृति में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ और इससे सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे साहित्य और कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। राजपूत राजाओं को दरबार में उच्च पद देकर अकबर ने एक नया अमीर वर्ग तैयार किया। राजपूत नीति के कुछ दुष्परिणाम भी हुए, जिनमें राजपूतों की एकता भंग हो गई। राजपूतों द्वारा मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लेने से राजपूतों की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई। इस नीति के अंतर्गत राजपूत राजाओं की स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती गई और वे मुगल सम्राटों की कृपा पर निर्भर हो गए। अकबर की इस राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ और मुगलों का भारत में केवल स्थायी साम्राज्य ही स्थापित नहीं हुआ, बल्कि मुगल सम्राटों को वीर और पराक्रमी राजाओं की सैनिक और कूटनीतिक सेवाएं मिली।